दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एग्जाम टाइम श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जिसमें परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी परीक्षा, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं और सिद्धांतों जैसे लोकतंत्र, व्यक्तिवाद, नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद, अराजकतावाद तथा गांधीवाद, फांसीवाद और नाजीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और विकासवादी समाजवाद से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन एग्जाम टाइम सीरीज राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। दोस्तों सबसे पहले हम लोकतंत्र से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है आज की वीडियो का कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, ये परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये परिभाषा सीले की है। सीले कहते हैं कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। अगला प्रश्न है कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है, आपको बताना है। दोस्तों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट्स और आरंभक ये चीज़ें शामिल होती हैं। दोस्तों वर्तमान के बड़े राज्यों में जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। अगला प्रश्न है कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन है? तो सही उत्तर है जनमत संग्रह, उपक्रम और लैंजस्जिमिंडे। दोस्तों जनमत संग्रह, उपक्रम और आरंभक ये सारी चीज़ें जो हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है अस्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई गई है, इसलिए कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड में अस्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन है? तो सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। अगला प्रश्न एक कथन है, यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आपको बताना है कि यह वक्तव्य किसने दिया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। तो सही उत्तर है आर.एम. मैकाइवर। आर.एम. मैकाइवर ने जनमत की निरंतर प्रक्रिया को लोकतंत्र की गतिशीलता माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सुमेलन करना है। प्रश्न इस तरह का आया था कि लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण जो है ये किससे संबंधित है? तो लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डेहल से संबंधित है। इसके अलावा लोकतंत्र का जो अभिजनवादी दृष्टिकोण है या एलिट थियरी जो है लोकतंत्र का कि एलिट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें मुख्य रूप से गैएटनो मोस्का ये संबंधित हैं। इसके अलावा लोकतंत्र का दक्षिणपंथी दृष्टिकोण, इसमें डेविड मार्कंड संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डेहल, अभिजनवादी दृष्टिकोण से मोस्का, मिचेल्स और दोस्तों मोस्का, मिचेल्स, पैरेटो आदि संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता किसके हाथ में होती है? तो उत्तर है दोस्तों लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है और कुल मिलाकर सत्ता का केंद्र बिंदु भी जनता ही होती है। दोस्तों डेमोक्रेसी शब्द जो है ये डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। अगला प्रश्न है किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? आपको बताना है कि लोकतंत्र को किसने बहुमत की निरंकुशता के रूप में व्याख्यायित किया है। तो उत्तर है डी टाकविले। एक विचारक हैं दोस्तों डी टाकविले, इन्होंने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता कहा है। अगला प्रश्न है कि भारत ने लोकतंत्र के किस प्रकार को स्वीकार किया है, यानी भारत में प्रजातंत्र का कौन सा प्रकार स्वीकार किया गया है? तो सही उत्तर है लोकतांत्रिक गणराज्य या लोकतांत्रिक गणतंत्र।
तो सही उत्तर है भारत ने लोकतंत्र के लोकतांत्रिक गणतंत्र मॉडल को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ लोकतंत्र। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा क्या है? तो उत्तर है निरक्षरता, दूषित शिक्षा प्रणाली, गरीबी, क्षेत्रवाद, जातिवाद। ये सारी चीज़ें स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधक होती हैं। अगला प्रश्न, लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ये परिभाषा किस विचारक की है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कथन है और ये परिभाषा लोकतंत्र को व्याख्यायित करते समय या लोकतंत्र की चर्चा करते समय हमेशा दी जाती है, जिसमें लिंकन का ये कहना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन भी अब्राहम लिंकन का है। वो कहते हैं कि सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसने चेतावनी दी थी कि भारत में व्यक्ति पूजा, भारत में जो व्यक्ति पूजा है या हीरो वर्शिप, दोस्तों इसकी भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो सही उत्तर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है कि व्यक्ति पूजा की भावना जो है ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ पर आइए देखते हैं, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो देखिए सही सुमेलित करना है तो सुमेलन इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, सुरक्षात्मक लोकतंत्र तो रॉबर्ट ए डहल का विचार है। पीपुल्स लोकतंत्र या जन लोकतंत्र ये लेनिन का विचार है। बहुल लोकतंत्र की अवधारणा अरस्तु की है और शास्त्रीय लोकतंत्र यानी जिसको कि उदारवाद या संवैधानिक लोकतंत्र कहा जाता है, ये जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र के बारे में इस कथन को किसने कहा है, यानी लोकतंत्र के संबंध में ये कथन किसका है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी भी मधुर क्यों न हो। तो उत्तर है दोस्तों ये कथन CD बर्न का है। वो कहते हैं कि वर्तमान में जो प्रतिनिधि सभाएं हैं उसमें अनेक दोष या कमियां हैं, लेकिन मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना मूर्खता होगी। एक प्रश्न देखिए दोस्तों, इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा और रट भी लीजिएगा। कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? तो उत्तर है टेलीरैंड। दोस्तों टेलीरैंड लोकतंत्र की आलोचना करते हुए इसे स्वीकृत पागलपन कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक नहीं हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हिंदी में इस पद्धति को प्रत्याह्वान कहा जाता है, इंग्लिश में इसे रिकॉल कहा जाता है। रिकॉल यानी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि या जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरते हैं तो उनको रिकॉल किया जा सकता है और उनकी जगह पर नए प्रतिनिधि उसको चुना जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में गुटतंत्र का लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, इस विचार का प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों रॉबर्ट मिचेल्स ने लोकतंत्र में आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है। आपको बताना है दोस्तों किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? तो उत्तर है ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त जो दलीय प्रणाली है वो द्विदलीय प्रणाली होती है। अगला प्रश्न है कि कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य यानी इंडस्ट्रियल स्टेट बन गया है? तो उत्तर है दोस्तों गालब्रेथ एक विचारक हैं, इनका मानना है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी सिद्धांत यानी राज्य का लोक कल्याणकारी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सही उत्तर है लोकतांत्रिक सिद्धांत पर।
अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के संबंध में। किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल के रूप में परिभाषित किया है? तो दोस्तों ये विचारक हैं टीवी स्मिथ। लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित करने का मतलब ये है कि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको लोकतंत्र के साथ नहीं जोड़ा जाता है और जहाँ पर लोकतंत्र की बात नहीं की जाती है। तो टीवी स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत या प्लूरलिस्टिक सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो डेविड बी ट्रूमैन। दोस्तों ट्रूमैन जो हैं प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है पैरेटो। दोस्तों एक विचारक हैं पैरेटो, इसके संबंध में सही कथन क्या है? तो पैरेटो के अनुसार दोस्तों हड़ताल के अधिकार को वो न्यायोचित ठहराता है। उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना और उसने अभिजन वर्ग में संचरण की बात की। दोस्तों पैरेटो जो हैं ये मुख्य रूप से एक अभिजनवादी विचारक हैं और इन्होंने अभिजन वर्ग में संचरण की बात की और कहा कि प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में जो अभिजन होते हैं वो शासन सत्ता में होते हैं और अभिजनों का संचरण होता रहता है, यानी एक समय सत्ता में अभिजन आते हैं, फिर उसके बाद उनका संचरण या उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं और इस प्रकार उनका संचरण चलता रहता है। अगला प्रश्न है देखिए, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र यानी पॉलिटी का विकृत रूप क्या है? तो उत्तर है लोकतंत्र। दोस्तों अरस्तु के समय उसने पॉलिटी या बहुतंत्र को शासन का सर्वोत्तम रूप माना है, लेकिन उस समय हालांकि लोकतंत्र का विचार जो आज है उतना स्पष्ट रूप से मुखरित नहीं था, इसलिए अरस्तु अपने संविधान के वर्गीकरण में लोकतंत्र को बहुतंत्र यानी पॉलिटी का विकृत रूप मानते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वो नष्ट हो जाएगा, ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? तो ये प्रतिनिधित्व का क्रांतिकारी सिद्धांत है जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लक्षण क्या हैं? तो लोकमत, जनमत संग्रह और आरंभन, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है दोस्तों? तो उत्तर है ये सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, यानी सभी एक व्यक्ति एक मत उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण क्या है? तो आप जानते हैं लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, इसके अलावा सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, बताना है आपको भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो उत्तर है भाषण की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब आइए देखते हैं दोस्तों व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो उत्तर है राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह व्यक्तिवाद से संबंधित जो है ये सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो सही उत्तर है क्लासिकल लिबरलिज्म या शास्त्रीय उदारवाद। दोस्तों शास्त्रीय उदारवाद या व्यक्तिवाद जिसे कहते हैं ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। अगला प्रश्न है व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य या आवश्यक बुराई मानते हैं और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, ये वक्तव्य सही है या गलत? तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो व्यक्तिवादी विचारक हैं वो राज्य को अनिवार्य बुराई मानते हैं, जबकि अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं और उसको समाप्त करने के पक्ष में हैं। तो ये कथन प्रमुख रूप से सत्य है। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो उत्तर है व्यक्तिवाद और समाजवाद में एक दूसरे का परस्पर विरोध करते हैं और व्यक्तिवाद और समाजवाद एक दूसरे के विरोधी विचारधाराएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों ये राजनीतिक सिद्धांत व्यक्तिवाद कहलाता है। इसमें ये मान्यता है कि राज्य को नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। अगला प्रश्न है लेसेज फेयर, इस शब्द का क्या अभिप्राय है? दोस्तों लेसेज फेयर एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका अभिप्राय है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। लेसेज फेयर का अर्थ ये होता है कि हस्तक्षेप की नीति व्यक्ति अपने विवेक और स्वतंत्रता, व्यक्ति विवेकपूर्ण है और उसकी स्वतंत्रता पर राज्य को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उसके विकास के लिए राज्य को उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपना हित अहित समझता है। अगला प्रश्न है कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? दोस्तों प्रश्न है कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ग्राहम वालास। दोस्तों ग्राहम वालास की महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्राहम वालास की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ग्राहम वालास एक अंग्रेजी सोशलिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट और शिक्षाविद रहे हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिवादी विचारक कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म। साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म यानी वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो ये स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है योग्यतम की अतिजीविता या योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों योग्यतम की अतिजीविता या उत्तरजीविता, जिसको कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है, ये स्पेंसर की धारणा है। अगला प्रश्न है किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो दोस्तों व्यक्तिवादी विचारक डार्विन के अनुकूलतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को अपने अनुकूल पाते हैं और वो कहते हैं कि आगे वही जी सकता है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने को अनुकूल बना सकता हो। अगला प्रश्न है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? तो सही उत्तर है एडम स्मिथ। दोस्तों एडम स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक माना जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और ये आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद और लेसेज फेयर का महान समर्थक है। किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो ये एडम स्मिथ का कहना है। एडम स्मिथ का मानना है कि बाजार की शक्तियों को खुला छोड़ देना चाहिए, तब ही मांग और पूर्ति की क्रियाएं जो हैं स्वतंत्र रूप से चल सकेंगी और राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एडम स्मिथ का मानना है। आइए दोस्तों नकारात्मक उदारवाद से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर है जॉन लॉक को उदारवाद का जनक या उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो उत्तर है लिबर या फिर लाइबर। दोस्तों लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द या लाइबर शब्द से लिया गया है। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों लिबर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और इसमें आपको बताना है विभिन्न विचारकों के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं। देखिए प्रश्न है, देखिए पहला है परंपरागत उदारवाद। दोस्तों परंपरागत उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। तो इसके अलावा उदारवादी आदर्शवाद ये राज्य को आवश्यक भलाई मानता है। हीगलवादी आदर्शवाद दोस्तों, हीगलवादी आदर्शवाद ये नैतिकता और विधिकता की अभिव्यक्ति मानता है और मार्क्सवाद जो है मानता है राज्य वर्ग पर आधारित एक शोषक संस्था या उत्पीड़क संस्था है। अगला प्रश्न है उदारवाद का मूल तत्व क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है उदारवाद व्यक्तिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। तो याद रखिएगा उदारवाद या लिबरलिज्म का मूल तत्व दोस्तों व्यक्तिक स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है उदारवाद की मूल मान्यता क्या है? आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों उदारवाद मानता है कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, यानी व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया है। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है, ऐसा उदारवाद की मान्यता है।
अगला प्रश्न है उदारवाद का तत्व क्या है? तो आप जानते हैं उदारवाद का मूल तत्व स्वतंत्रता है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार व्यवस्था, ये उदारवाद के सार तत्व हैं। अगला प्रश्न है मानव विवेक में आस्था किस विचारधारा में है? तो उत्तर है उदारवाद में। दोस्तों, उदारवाद में मान्यता ये है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव एक विवेकशील प्राणी है और वो जानता है कि उसे अपना विकास किस प्रकार करना है। अगला प्रश्न है उदारवाद एक निश्चित दर्शन कब बना? तो सही उत्तर है दोस्तों 19वीं शताब्दी में उदारवाद एक निश्चित दर्शन बना है। अगला प्रश्न है उदारवाद किसका हित चाहता है? तो उदारवाद एक प्रकार से पूंजीवाद का पोषक है और ये धनवानों का हित चाहता है। दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की बात करता है उदारवाद, जिससे कि धनी जो है धनवानों का इसमें पोषण होता है। तो इसलिए उदारवाद जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये धनवानों का हित चाहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उदारवाद किसका मिश्रण है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। उदारवाद जो है ये लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? तो ये उदारवादी सिद्धांत ये राज्य के रात्रि प्रहरी राज्य की भूमिका का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार की मांग किस विचारधारा ने की है? तो ये उदारवाद ने संपत्ति के अधिकार की मांग की है। अगला प्रश्न है राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों जॉन लॉक की रचनाओं में राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा किस जो है व्यवस्था में होती है? तो उत्तर है उदारवाद में व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है राजनीतिक क्षेत्र में। दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र में दोस्तों आपको बताना है कि राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया किसका? तो उत्तर है राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए मुख्य रूप से निवेदन किया गया। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। तो ये जो है उदारवाद से संबंधित है। इसमें ये माना जाता है कि स्वतंत्रता इसके अलावा कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। अगला प्रश्न है दोस्तों हस्तक्षेप की नीति यानी लेसेज फेयर की नीति किसकी विशेषता है? तो ये नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों सकारात्मक उदारवाद और नव उदारवाद से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, प्रश्न ये है कि सकारात्मक उदारवाद किसके निकट है? तो सही उत्तर है लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है सकारात्मक उदारवाद। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है देखिए कि सकारात्मक उदारवाद जो है ये राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है, सही है, और कारण है कि वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं इस प्रश्न में, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है नव उदारवाद या नियो लिबरलिज्म का मुख्य तर्क क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों नव उदारवाद की मान्यता है कि बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है। निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहृत और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है आधुनिक उदारवाद का प्रमुख लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर है समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता क्या है? तो उत्तर है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जनता को मूल अधिकार और एक से अधिक राजनीतिक दल, ये सभी आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषताओं में शामिल हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है, ये कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध विचारक
गैलब्रेथ का कथन है। वो मानते हैं कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है किसका उदारवाद से मेल नहीं है। तो दोस्तों उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। इसका संबंध बुर्जुआ राज्य से नहीं है, क्योंकि बुर्जुआ और सर्वहारा की संकल्पना मार्क्सवाद से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। दोस्तों फ्रांसिस फुकुयामा जो हैं इनके द्वारा प्रतिपादित विचार एंड ऑफ हिस्ट्री है। एंड ऑफ हिस्ट्री का प्रतिपादन फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा किया गया है, इतिहास का अंत। वो कहते हैं कि प्रारंभ में जो दो विचारधाराएं थी, एक साम्यवादी और दूसरी पश्चिमी उदारवादी, तो इसमें साम्यवादी विचारधारा की हार हो गई है और पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक जीत हुई है। अगला प्रश्न है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक कौन हैं। तो दोस्तों सामाजिक अभियांत्रिकी या सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत कार्ल जे पापर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है किसके लिए। तो यांत्रिक दृष्टिकोण उदारवाद के विकास के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। अगला प्रश्न है अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि और व्यापक संपन्नता। ये विश्वास किस विचारधारा से जुड़ा है। तो ये विश्वास दोस्तों नव उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता कौन थे। तो उत्तर है ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके, और इन लोगों को कट्टर आदर्शवादी भी कहा जाता है। दोस्तों ये इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता माने जाते हैं, ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके, यानी ये सभी आदर्शवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट अनिवार्यतः एक संश्लेषण है किसका। तो दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्य रूप से उदारवाद और समाजवाद के मेल से बना हुआ है। तो लोक कल्याणकारी राज्य उदारवाद और समाजवाद का एक संश्लेषण है। अगला प्रश्न है दोस्तों कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत किसमें विश्वास करता है। तो दोस्तों कल्याणकारी जो सिद्धांत है वो ये विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्तियों के हितों की वृद्धि या उनका कल्याण किया जा सकता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। देखिए लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। तो ये कथन T.W. केंट का है। दोस्तों T.W. केंट का विचार है कि लोक कल्याणकारी राज्य वो है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि सही वक्तव्य आपको बताना है। दोस्तों सही वक्तव्य ये है कि एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य होने के लिए पूंजीवाद या समाजवादी होना जरूरी नहीं है, इसलिए एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। अगला प्रश्न वही देखिए फिर से दोहरा रहा है कि किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। तो ये T.W. केंट का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों इस प्रश्न के साथ आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्रश्न सुनिए कि इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज रिपोर्ट ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वो क्या था। तो वो था दोस्तों वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य, और कल्याणकारी राज्य का उद्भव बेवरिज रिपोर्ट के साथ ही माना जाता है। आपको बताना है कि इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज रिपोर्ट का जो है प्रकाशन किस सन में हुआ था, यानी ईयर बताना है आपको। और कई बार परीक्षाओं में बेवरिज रिपोर्ट के प्रतिपादन का या जो उसको बेवरिज रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। तो दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है समाज कल्याण की सही संरचना क्या है। दोस्तों व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है, ये समाज कल्याण की सही संरचना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिए फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है। तो उत्तर है मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व को लेकर। अब आइए देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खंड अराजकतावाद और गांधीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों
प्रश्न है कि कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। तो दोस्तों, गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष सर्वोदय को माना जाता है। सर्वोदय में ये विश्वास किया जाता है कि सभी के उदय से ही सबका कल्याण हो सकता है। अगला प्रश्न है, अराजकतावादी विचारकों में कौन आते हैं। तो देखिए, प्रिंस क्रोपोटकिन, बाकुनिन और गांधी जी ये अराजकतावादी विचारों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अराजकतावाद क्या है। दोस्तों, अराजकतावाद या एनार्किज्म एक ऐसा दर्शन है जो राज्य को समाप्त करने की बात करता है, यानी राज्य के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की होम रूल लीग की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है, वो किसका भाग है। तो उत्तर है दोस्तों, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुधार और ग्राम गणराज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो गांधी के द्वारा सत्य अहिंसा सिद्धांत, न्यासिता सिद्धांत, पंचायती राज और अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण करना है। तो राजनीति का आध्यात्मिकरण महात्मा गांधी का विचार है और वो कहते हैं कि सर्वोदय के द्वारा राजनीति का आध्यात्मिकरण किया जा सकता है। इसके अलावा साध्य साधन पवित्रता भी राजनीति के आध्यात्मिकरण का प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। ये कथन किसका है। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा बल्कि एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी। ये कथन किसका है। तो उत्तर है जेलिनेक का। जेलिनेक कहते हैं कि संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं बल्कि अराजकता की व्यवस्था होगी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीति के प्रतिरूप या मॉडल का लक्षण क्या है। तो सही उत्तर है ये नीति, आचार, धर्म और मानवता। तो गांधी जी का जो राजनीति है वर्तमान राजनीति से पूरी तरह भिन्न था। उन्होंने नीति, आचार, धर्म, संयम और मानवता इन चीज़ों को अपने राजनीति के मॉडल में समाहित किया है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति चोरी है। तो इस कथन को किसने कहा था। तो दोस्तों, ये प्रूधो का कथन है जो कहता है कि संपत्ति चोरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के सावयविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था। दोस्तों, आदर्शवादी विचारक जो हैं वो राज्य को सावयवी या आंगिक मानते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, फांसीवाद और नाजीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, फांसीवाद की विशेषता क्या है। दोस्तों, फांसीवाद एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है। इसके द्वारा राष्ट्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद का पोषण किया जाता है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध करता है और लोकतांत्रिक संस्थान में इसको विश्वास नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने राज्य को एक साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है। तो ये जो है फांसीवादी विचारधारा या तानाशाही विचारधारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ है। तो उत्तर है इटली में। अगला प्रश्न है कि फासिज्म शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो लैटिन भाषा लिखा गया है ये गलत है। फासिज्म शब्द दोस्तों इटालियन भाषा से संबंधित है, याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। फासिज्म शब्द जो है या जिसको फांसीवाद कहा जाता है, फासिज्म इंग्लिश वर्ड है और फासिज्म शब्द की व्युत्पत्ति इटालियन भाषा के फैसियो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चीज़ों का बंडल या गट्ठर। तो याद रखिएगा, फासिज्म शब्द इटालियन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद के फासिस शब्द का अर्थ क्या है। तो उत्तर है दोस्तों, प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, इसको फैसियो या फासिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवाद की विशेषता क्या है। तो देखिए, फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है। इसमें जातीय या प्रजातीय संप्रभुता या सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है। ये महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास रखता है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है। तो सही उत्तर है व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना है फांसीवाद ने राज्य को।
अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवाद के संबंध में सही युग्म क्या है? तो इटली मुसोलिनी, ये फांसीवाद के संबंध में सही युग्म है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो दोस्तों फांसीवाद जो है प्रजातंत्र का घोर विरोधी है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद किसको महिमा मंडित करता है? तो हिंसा, युद्ध और नेता को महिमा मंडित करता है फांसीवाद। फांसीवाद विश्वास किसमें करता है? दोस्तों फांसीवाद का विश्वास है कि राज्य जो है वो दल से यानी पार्टी से श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? तो ये विचारधारा फांसीवाद है। और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध कौन सी विचारधारा करती है? दोस्तों फांसीवाद और नाजीवाद दोनों विचारधाराएं अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध करती हैं। इसके अलावा उन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी कोई विश्वास नहीं है। अगला प्रश्न है कि फांसीवाद किस सिद्धांत का समर्थन करता है? दोस्तों समाज की निगमवादी समझ, प्रजातीय उत्कृष्टता, आज्ञा पालन और अनुशासन तथा व्यक्ति पूजा, ये फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो उत्तर है अभिजात वर्ग। अगला प्रश्न है, इटली में फांसीवाद का उदय किसका परिणाम था? तो दोस्तों इटली में फांसीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम रहा है। ये देखिए महत्वपूर्ण कोटेशन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है, ये कथन किसका है? तो ये इटली के फांसीवादी मुसोलिनी का कथन है कि जैसे मातृत्व महिला के लिए आवश्यक है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए। एक और महत्वपूर्ण कथन देखिए दोस्तों, सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं, किसने कहा है? तो ये मुसोलिनी का कथन है। अगला है कि मेरा प्रोग्राम या कार्यक्रम कार्य है, बात नहीं, ये कथन मुसोलिनी का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाजीवाद। नाजीवाद का जनक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर दोस्तों नाजीवाद का जनक था। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? तो जर्मनी में हिटलर ने डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही शासन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न एक कथन है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है हिटलर का कहना है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक समय में बल सिद्धांत के वरिष्ठ समर्थक कौन हैं? तो उत्तर है हिटलर। और एक प्रश्न देखिए, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपनी बाइबल मानी गई है? तो ये मीन कैंप या मेरा संघर्ष, जो कि हिटलर की आत्मकथा है, इसको नाजियों द्वारा अपना बाइबल माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो ये विचारक हैं एल्फ्रेडो रोक्को। एल्फ्रेडो रोक्को का कथन है कि फांसीवाद जो है समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। समाजवाद के अंतर्गत आइए जानते हैं प्रारंभिक समाजवाद से संबंधित प्रश्नों को। अगला पहला प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों प्रश्न है 1835 के अपने भाषण में किसने बार बार समाजवाद या सोशलिज्म शब्द का प्रयोग किया? तो ये रॉबर्ट ओवन थे। दोस्तों प्रश्न है कि थॉमस मूर, फोरियर, रॉबर्ट ओवेन किस विचारधारा से इनको जोड़ा जाता है? तो सही उत्तर है स्वप्निल समाजवाद या यूटोपियन विचारधारा से संबंधित हैं थॉमस मूर, फोरियर, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन इत्यादि। अगला प्रश्न है, समाजवादी राज्य को किस रूप में समझते हैं? तो समाजवादी राज्य को कल्याणकारी संस्था मानते हैं। और एक महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, ये किसने कहा है? तो ये रैमजे मेयोर ने कहा है। दोस्तों रैमजे मेयोर कहते हैं कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का धर्म है। अब आइए देखते हैं दोस्तों मार्क्सवादी या वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है कि समाजवादी विचार का संबंध किससे है? दोस्तों जिस प्रकार उदारवाद का संबंध व्यक्तिक स्वतंत्रता से है, उसी प्रकार समाजवादी विचार का संबंध आर्थिक समानता से है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद और किस रूप में जाना जाता है?
तो उत्तर है साइंटिफिक सोशलिज्म या वैज्ञानिक समाजवाद को मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक या जनक कौन हैं? तो दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं। किसे वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में शामिल किया जाता है? तो मार्क्स और एंगेल्स को दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की? तो ये था मैजनी। मैजनी ने दोस्तों एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई? तो दोस्तों समाजवाद जो है प्रारंभिक समाजवादी वो यूटोपियन यानी कल्पनावादी थे, लेकिन समाजवाद की क्रमबद्धता के साथ जो है संकल्पना विकसित की गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मार्क्स किस देश का रहने वाला था? तो ये जर्मनी का निवासी था। और मार्क्सवाद से क्या संबंध रखता है? दोस्तों कई प्रकार के सिद्धांत और विचार जैसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष ये मार्क्सवाद से संबंधित हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है क्या? तो सही उत्तर है मार्क्सवाद एक न्याय संगत समाज की स्थापना करना चाहता है। उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज और शोषण विहीन जो है समाज की स्थापना करना चाहता है, और इसके अलावा वर्ग विहीन समाज की स्थापना भी मार्क्सवाद करना चाहता है। अगला प्रश्न है, किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर है कार्ल मार्क्स को। दोस्तों कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल जिसको हिंदी में पूंजी कहा जाता है, ये किस विचारक का ग्रंथ है? तो दोस्तों दास कैपिटल मार्क्स का लिखा हुआ ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, देखिए पीजीटी में पूछा गया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों मार्क्स और एंगेल्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी थीं? तो ये दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट ये पुस्तकें कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो भारत में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित थे, और भारत में इनको जो है नरेंद्र देव राम मनोहर लोहिया के साथ महत्वपूर्ण समाजवादी चिंतकों में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? तो ये मार्क्स का मानना है। राज्य का वर्ग सिद्धांत या क्लास थियरी ऑफ स्टेट किसने प्रतिपादित किया? ये मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है? दोस्तों राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? तो सही उत्तर है वर्ग संघर्ष, और ऐसा वर्ग संघर्ष जो कभी समाप्त नहीं होने वाला था, यही राज्य के गठन का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है, राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम और प्रकटीकरण है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये मार्क्स का कथन है। और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, तो ये मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? तो दोस्तों ये मार्क्स के सहयोगी एंगेल्स का कहना था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवादी समाज के अनुसार जो है समाजवादी राज्य में राज्य की आवश्यकता है या नहीं? तो उत्तर है दोस्तों समाजवादी राज्य में राज्य की आवश्यकता है, लेकिन उससे आगे चरण जाने पर यानी साम्यवादी में राज्य की आवश्यकता भी नहीं है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व कौन सा विचार करता है? तो उत्तर है राज्य शोषण का एक साधन है। राज्य शोषण का एक साधन है, ये मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है वक्तव्य है। अगला प्रश्न है कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, ये विचार किससे संबंधित है? तो ये मार्क्सवादियों से जुड़ा हुआ है जो मानते हैं कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है।
अगला प्रश्न है मार्क्सवाद क्या मानते हैं? दोस्तों मार्क्सवाद राज्य को एक वर्ग संस्था या वर्गीय संरचना मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने दावा किया कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा? तो उत्तर है ये मार्क्स का दावा था। इसके अलावा राज्य के लुप्त हो जाने का विचार, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार मतलब राज्यहीन समाज, तो ये साम्यवाद से संबंधित है। दोस्तों समाजवाद में वर्ग विहीन समाज की बात की जाती है, लेकिन साम्यवाद यानी कम्युनिज्म में राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की बात की जाती है। अगला प्रश्न है राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? तो ये कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि आगे ऐसी स्थिति आएगी जब एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। अगला प्रश्न है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की धारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है लेनिन द्वारा दोस्तों अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का विचार प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों वाद प्रतिवाद और संवाद यानी थेसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस, इसके द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों ये द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हीगल ने किया और उसके बाद मार्क्स ने भी उससे ये द्वंद्वात्मक पद्धति ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका आधार माना जाता है? तो सही उत्तर है वैज्ञानिक समाजवाद यानी मार्क्सवाद के अंतर्गत दोस्तों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स क्या स्पष्ट करना चाहते थे? तो सही उत्तर है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स ये स्पष्ट करना चाहते थे दोस्तों कि उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया? तो डायलेक्टिकल मेथड यानी द्वंद्वात्मक पद्धति मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है यह अभिमत है कि प्रतिस्पर्धा संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है, ये कथन किस विचारक से संबंधित है? तो ये दोस्तों मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है अधिशेष मूल्य या सरप्लस वैल्यू का मतलब क्या है? तो उत्तर है बिक्री प्राप्ति और वेतन का अंतर। दोस्तों मार्क्स द्वारा प्रतिपादित जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो कहता है कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जो एक श्रमिक पैदा करता है और जो वास्तव में वह पाता है, और इसके बीच में जो अंतर होता है बड़ा अंतर उसको पूंजीपति हड़प जाता है और उसमें मजदूर को कोई हिस्सा नहीं देता है। अगला प्रश्न है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने। दोस्तों सबसे पहले अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री रिकार्डो द्वारा अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यूज के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है समाजवाद किसका प्रतिपादन करता है? समाजवाद कहता है कि राज्य के द्वारा नियोजन हो, यानी जो योजनाएं हों वो राज्य के द्वारा जो है संचालित की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? तो लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। अगला प्रश्न है मार्क्स ने पैट्रिशियन प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? तो ये नस्लीय संघर्ष के संबंध में मार्क्स ने पैट्रिशियन प्लेबियन गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया है? तो ये है मिलोवान जिलास। दोस्तों मिलोवान जिलास एक आधुनिक विचारक हैं। उन्होंने साम्यवादी राज्य में एक नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार क्या है? तो मार्क्सवाद जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है और ये मानता है कि परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। अगला प्रश्न है समाजवाद की विशेषता क्या है? तो सही उत्तर है सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व, ये समाजवाद की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ये लेनिन का कथन है। और मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है? तो दोस्तों ये है वर्ग यानी क्लास, ये ऐतिहासिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण है।
अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कोटेशन है कि समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनना चाहता है। तो ये कथन CEM जोड का है। इसके अलावा ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा गया है कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति बिगड़ गई है क्योंकि हर कोई इसे पहनना चाहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका? तो दोस्तों कन्फ्यूशियस ने दया, धर्म और परोपकार के आधार पर राज्य के संचालन की बात कही थी, लेकिन माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना के लिए कन्फ्यूशियस के विचारों को उखाड़ फेंका था। अगला प्रश्न है, लोक युद्ध या पीपुल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये है माओ या माओ त्से तुंग। दोस्तों माओ त्से तुंग को पीपुल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया? माओ ने। सतत क्रांति का विचार किसने दिया? माओ ने। और दोस्तों मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ये विचार भी माओ का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो ये माओ त्से तुंग का विचार है। दोस्तों साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, ये कथन किसका है? तो ये लेनिन का कथन है। लेनिन कहते हैं कि साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद का संबंध मुख्यतः किस वर्ग से है? तो ये श्रमिक वर्ग से है। एक सूत्र वाक्य है कि हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। यह सूत्र वाक्य किस व्यवस्था का है? तो ये कम्युनिज्म यानी साम्यवादी व्यवस्था का ये विचार है। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों सोवियत संघ में। और अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन कैसा था? तो वो काल्पनिक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित आपको बताना है। कथन देखिए, पहले मार्क्स ही एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, तो ये गलत है। अगर जो एकमात्र की बात कहता है तो उसके अलावा अन्य लोगों का भी उनके बारे में जानकारी या विश्लेषण करना जरूरी है। तो कथन तो गलत हो गया। कारण देखिए, जहाँ पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद आरंभ होता है, तो ये कथन, ये कारण सही है। दोस्तों कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है, ये किससे संबंधित है? तो ये राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं, ऐसा क्यों है? दोस्तों ऐसा इसलिए है कि उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न है, किसने मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है? किस चीज़ को? तो ये दल का सिद्धांत जो है लेनिन द्वारा, उसको मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार माना जाता है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है? तो ये लेनिन का कथन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के लिए क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन VI लेनिन का है। कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन किया? दोस्तों कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हीगल का दर्शन सिर के बल पे खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल पर खड़ा कर दिया। और आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्या की है, लेकिन अब उसे बदलने का समय आ गया है। राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, ऐसा जो है कार्ल मार्क्स का विचार है। अगला प्रश्न है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी और समाज शोषण मुक्त होगा, ये किस विचारधारा का सूत्र वाक्य है? तो उत्तर है ये समाजवाद की विचारधारा है। दोस्तों लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, ये कथन किसका है? तो ये मैक्सी दोस्तों पॉलिटिकल थिंकर्स पर जो है टिप्पणी लिखने वाले महत्वपूर्ण विचारक हैं। उनका कहना है कि लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्पचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है। ये कथन किसका है? तो ये मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो ये लेनिन का कहना है दोस्तों। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो देखिए, माओ त्से तुंग क्या करते हैं कि ये जो है दोस्तों, ये कहते हैं कि सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है, लेकिन अमल में ये बहुत कठिन है। मॉन्टेस्क्यू राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है, ऐसा मानते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है दोस्तों कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और लेनिन का कहना है कि वे लोग खतरनाक हैं जो नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक एक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांधने दिया जाए। अब आइए देखते हैं विकासवादी समाजवाद यानी इवोल्यूशनरी सोशलिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है कि विकासवादी समाजवाद का प्रमुख प्रवक्ता किसे माना जाता है? याद रखिएगा, एडवर्ड बर्नस्टीन। एडवर्ड बर्नस्टीन, इनको इवोल्यूशनरी सोशलिज्म का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, नौ वामपंथी विचारक कौन हैं? तो एरिक फ्राम और हर्बर्ट मार्क्यूजे दोस्तों, ये नौ वामपंथी विचारकों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया है? तो सही उत्तर है स्टालिन। दोस्तों, स्टालिन एक मार्क्सवादी विचारक है जिसने राष्ट्रवाद का अभिमत स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये बर्नार्ड शॉ का कथन है, जो कहते हैं कि समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, फेबियन समाजवाद का विश्वास क्या है कि समाजवाद कैसे आएगा? तो उत्तर है, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेबियन समाजवाद किसका समर्थक था? तो उत्तर है म्यूनिसिपल सुधारों का, अविलंब सामाजिक पुनर्संरचना का और मजदूरों के आंदोलन का। तो ये फेबियन समाजवाद इन चीज़ों का समर्थक रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? तो लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रेवोल्यूशन में तानाशाही के सिद्धांत को परिष्कृत किया है। अगला प्रश्न है, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक जोर दिया गया है? तो ये श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध ब्रिटेन से है। श्रेणी समाजवाद किसका समर्थन करता है? एक व्यक्ति जितने हित उतने मत, इसका समर्थन श्रेणी समाजवाद करता है। दोस्तों, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? तो ये एक विचारक है नक्रोमा का कहना है कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजवाद किसका आधुनिक रूप है? तो उत्तर है फेबियनवाद का। और जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है? दोस्तों, लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा। अगला प्रश्न है, कौन विकेंद्रीकृत समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? तो उत्तर है दोस्तों, विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक भारतीय समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। अगला प्रश्न है, नेहरू किसके समर्थक थे? तो दोस्तों, नेहरू गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न एक कथन है, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ, ये कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, जो कहते हैं कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, रॉबर्ट ओवेन। दोस्तों, रॉबर्ट ओवेन कल्पनावादी समाजवादी हैं। इसके अलावा हर्बर्ट मार्क्यूजे, ये नव वामपंथी हैं। थियोडोर एडोर्नो, ये क्रिटिकल थियरी के प्रतिपादक हैं। इसके अलावा GDH कोल, ये प्रमुख फेबियनवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से विकासवादी समाजवाद। विकासवादी समाजवाद बर्नस्टीन, एडवर्ड बर्नस्टीन। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स।
इसके अलावा काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन और अराजकतावाद से क्रोपोटकिन संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो उत्तर है अवाड़ी कांग्रेस अधिवेशन 1955। दोस्तों, इस कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, मार्गदर्शन एग्जाम टाइम सीरीज का महत्वपूर्ण नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण श्रृंखला। इसमें हमने लोकतंत्र, व्यक्तिवाद, नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद, अराजकतावाद, गांधीवाद, फाशीवाद और नाजीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और विकासवादी समाजवाद से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा। ये प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में कवर किए गए जो प्रश्न हैं आपके आगामी टीजीटी, पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षाओं के लिए और दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर और उच्चतर शिक्षा एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।